हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो कि आपका लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस जो है सब्जेक्ट से रिलेटेड रहता है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपका पीजीटी कॉमर्स से रिलेटेड सब्जेक्ट हो, उससे रिलेटेड कोई एग्जाम हो, नेट का आपका एग्जाम हो, या किसी भी स्टेट का आपका सेट का एग्जाम हो, तो उन सब में जो है जीएसटी से रिलेटेड जो है क्वेश्चन रहते हैं और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। ओके फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जो भी इंपॉर्टेंट इनके जो फैक्ट रहते हैं जीएसटी से रिलेटेड, वो यहाँ पे मैं सारे लेकर आऊँ। ठीक है, तो सारे मैंने ऑलमोस्ट यहाँ पे ऐड किए हैं। तो इसमें हम क्या क्या करने वाले हैं वो हम जान लेते हैं। इसमें हम जीएसटी की जो जर्नी रही है वो उसके बारे में जानेंगे। डायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं, टैक्सेबल इवेंट्स क्या होते हैं जीएसटी के अंडर, वैल्यू एडेड टैक्स क्या है, आईटीसी क्या है, मीन इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है। ठीक है, विद एग्जांपल ये सारे हम समझेंगे। ड्यूल जीएसटी मॉडल कैसे रहता है, इंटरस्टेट सप्लाई क्या होती है आपका। ठीक है, और ई वे बिल जो है आपकी, इससे रिलेटेड भी जो है इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है हम देखेंगे। जीएसटी नेटवर्क कैसे रहेगा और जीएसटी की काउंसिल जो इंपॉर्टेंट रहती है उसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा, और जो चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपकी एचपीपीएससी शिमला के अंदर जो आपका पीजीटी कॉमर्स का एग्जाम हुआ था, ठीक है, 2020 में, उससे रिलेटेड जो भी जीएसटी के क्वेश्चन सारे पूछे गए थे मैंने इसमें वो ऐड किए हैं। तो हर एक टॉपिक करेंगे, उससे रिलेटेड एमसीक्यू भी हम साथ साथ में ही करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हर गवर्नमेंट को अच्छे तरीके से काम करने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है, और वो पैसे उनको कहाँ से मिलते हैं? टैक्स के जरिए मिलते हैं। पहले क्या होता था, गुड्स एंड सर्विसेज, इन दोनों पे अलग अलग टैक्स हुआ करते थे। गुड्स पर वैट लगता था, जिसे वैल्यू एडेड टैक्स कहा जाता है, और सर्विसेज पे सर्विस टैक्स लगता था। ओके, तो इन दोनों के लिए अलग अलग टैक्स हुआ करते थे। तो इन सब टैक्सेस को मर्ज करके एक टैक्स बना दिया गया, जिससे क्या होगा, जो टैक्स स्ट्रक्चर है वो आसान हो जाएगा। मीन पहले जो टैक्स स्ट्रक्चर हुआ करता था वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हुआ करता था। ठीक है, तो गुड्स और सर्विसेज दोनों के टैक्सेस को मिला के एक जीएसटी जो था ये टैक्स बना दिया गया है अब। ठीक है, तो देखिए, सेंट्रल लेवल पे जो टैक्सेस हैं और स्टेट लेवल पे जो टैक्सेस हैं वो अलग अलग हुआ करते थे। तो जो सेंट्रल लेवल के टैक्सेस हैं वो ये थे सारे: सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल ड्यूटीज ऑफ एक्साइज, एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम्स, और सर्विसेज टैक्स, सरचार्ज एंड सेसेस। ये सारे सेंट्रल लेवल के टैक्स थे। यहाँ पे आपने ध्यान देना है कि जो एडिशनल ड्यूटीज ऑफ कस्टम्स में जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है, बेसिक कस्टम ड्यूटी, इस ड्यूटी को जीएसटी से बाहर रखा गया है। ओके, और जो काउंटरवेलिंग ड्यूटी है और एडिशनल ड्यूटी है, इन सबको जीएसटी के दायरे में लाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ध्यान देना है कि जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है उसको टैक्स, जो आपका जीएसटी स्ट्रक्चर है, जीएसटी टैक्सेस है, उससे बाहर रखा गया है। तो ये सेंट्रल लेवल के टैक्सेस है, और ये स्टेट लेवल के टैक्सेस थे, जिसमें स्टेट वैट, सेल टैक्स, सेंट्रल सेल टैक्स, परचेज टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स, एंट्री टैक्स, और जो टैक्स ऑन लॉटरी, बैटिंग एंड गैम्बलिंग, और सरचार्ज और सेसेस, ये सारे जो टैक्सेस हैं वो आपके स्टेट टैक्स के अंडर आते हैं। ठीक है, तो इन सबको मिला के जो है क्या कर दिया गया, इन सबको जो है मर्ज करके किस में लाया गया? जीएसटी के दायरे में लाया गया। अब जो है सिर्फ एक ही टैक्स लगेगा, किस पे? गुड्स एंड सर्विसेज पे, जो है आपका जीएसटी। ओके, अब देखते हैं जीएसटी का जो जर्नी रहा है इंडिया में। ठीक है, तो जीएसटी की फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तुएं एवं सेवा कर। तो देखिए, जीएसटी की जो जर्नी थी वो 2000 से ही शुरू हो गई थी, लेकिन 2004 में जब जो केलकर टास्क फोर्स जो स्थापित की गई थी, ठीक है, उन्होंने आइडिया दिया कि एक नेशनल जीएसटी जो है होना चाहिए, एक इंटीग्रेटेड जीएसटी होना चाहिए। ओके, और जो इंडिया में सबसे पहले जो सर्विस टैक्स था वो 1994 में जुलाई 1 को जो था इंट्रोड्यूस कर दिया गया था फर्स्ट टाइम के लिए। फिर यूनियन जो मिनिस्टर थे उस टाइम, पी चिदम्बरम, उन्होंने क्या किया, सेंट्रल बजट जो 2006 और 7 में जो था उन्होंने प्रेजेंट किया था, तो उन्होंने तभी अनाउंस कर दिया था कि अब हम जो है क्या करेंगे, जीएसटी को 1 अप्रैल जो है 2010 में क्या कर देंगे, इंट्रोड्यूस कर देंगे। और
जब क्या हुआ, आपकी जो एनडीए गवर्नमेंट थी जो सत्ता में आई, ठीक है, जो आपकी एनडीए गवर्नमेंट है वो सत्ता में आई, तो वो एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लेकर आई और इस बिल को जो है पास कर दिया गया और ये बिल पास होके क्या बन गया, एक एक्ट बन गया जो कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है आपका 101वीं अमेंडमेंट एक्ट 2016 है, ठीक है, ऑन 8 सितंबर 2016 में, ठीक है। तो कौन सी अमेंडमेंट है, 101वीं अमेंडमेंट है जीएसटी से रिलेटेड, ये आपने याद रखनी है। और जीएसटी जो था ऑफिशियली जो लॉन्च हुआ था वो 1 जुलाई 2017 में लॉन्च हुआ था। और जो आपका JNK था, JNK में साथ आपका ये 1 जुलाई को नहीं बल्कि 8 जुलाई को जो था आपके JNK में ये पास हुआ था। तो आपने ये याद रखनी है तारीखें, ठीक है। जो आपके इंडिया में होल 1 जुलाई 2017 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया, लॉन्च किया गया, लेकिन जो जम्मू एंड कश्मीर था वहाँ पे 8 जुलाई को इसको अनाउंस किया गया, इसको पास किया गया। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। जीएसटी वाज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया फ्रॉम, तो जीएसटी इंडिया में कब से लागू किया गया था, तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन डी, 1 जुलाई 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्विस टैक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन द ईयर, तो जो आपका सेवा कर था इंडिया में पहली बार कब जो है इंट्रोड्यूस किया गया था, तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन डी, 1994 में। अब जानते हैं डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में कि जीएसटी जो है आपका डायरेक्ट टैक्स है या इनडायरेक्ट टैक्स है। तो देखिए सबसे पहले है डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स मीन प्रत्यक्ष कर, मीन ऐसे कर जिस व्यक्ति पर लगाए जाते हैं वही उस टैक्स को पे करेगा, ठीक है। मीन इनिशियली बर्डन भी उसी पर पड़ेगा और फाइनल बर्डन भी उसी पर पड़ेगा। इसका एग्जाम्पल है इनकम टैक्स, जिसपे जो है ये टैक्स लगता है वही इसको पे करेगा। और डायरेक्ट टैक्स को प्रोग्रेसिव टैक्स भी कहा जाता है। प्रोग्रेसिव मीन प्रगतिशील टैक्स। तो प्रगतिशील कर कौन से होते हैं, जिनकी इनकम ज्यादा होती है उनके लिए हाई रेट ऑफ टैक्स होती है, ठीक है। मीन इनकम ज्यादा तो टैक्स जो आपकी जो टैक्स रेट है वो भी ज्यादा होंगे। जैसे कि आपने इनकम स्लैब रेट देखते हो, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि जिनकी इनकम ज्यादा होगी उन पर ज्यादा रेट से टैक्स लगता है, तो दैट इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव इन नेचर टैक्स। तो ये तो था आपका डायरेक्टिव टैक्स से रिलेटेड। अब है आपके इनडायरेक्ट टैक्स मीन अप्रत्यक्ष कर। मीन अप्रत्यक्ष कर ऐसे कर होते हैं जिनका इनिशियली वर्डन किसी और पर होता है लेकिन फाइनल जो वर्डन पड़ता है वो किसी और पर पड़ेगा। तो जीएसटी में ऐसा ही होता है। जीएसटी में क्या होगा, जो इनिशियली वर्डन होगा, ठीक है, वो सप्लायर पर होता है या फिर जो शॉपकीपर होता है जो हमें गुड्स बेचेगा उस पर होगा, लेकिन फाइनल बर्डन वो किस पर जो है उसको ट्रांसफर कर देगा, फाइनल बर्डन कंज्यूमर पर पड़ता है, मीन हम लोगों पर पड़ता है। जैसे कि जब आप बिल देखोगे तो उस पर जो जीएसटी लगा जो आपको मिलेगा, ठीक है, तो फाइनल बर्डन क्यों क्या होता है, हम पर जो है सप्लायर ने, जो आपका शॉपकीपर ने अपना फाइनल जो हमारा जो फाइनल जो आपका बर्डन होता है वो हम पर पास कर दिया होता है, ठीक है। तो जो इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं आपके रिग्रेसिव नेचर के होते हैं। आपने याद रखना जो इनडायरेक्ट टैक्स हैं वो आपके रिग्रेसिव नेचर के होते हैं। रिग्रेसिव मीन प्रतिगामी कर, मीन सारे कंज्यूमर चाहे उनकी इनकम कम हो चाहे ज़्यादा हो, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, उन्हें बराबर टैक्स देना पड़ेगा। जीएसटी में ऐसा ही होता है। तो जीएसटी एक तरह से रिग्रेसिव इन नेचर है जो आपने याद रखना है। तो जीएसटी में भी जैसे मान लीजिए 18 जो है आपके परसेंट जो है जीएसटी स्लैब रेट है, ठीक है। अगर किसी आइटम पर जो है 18% जो है जीएसटी लगा है, तो चाहे उस आइटम को चाहे कोई अमीर उसको कंज्यूम करे चाहे उसको गरीब कंज्यूम करे, तो उसे 18% जीएसटी देना ही पड़ेगा। तो दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव इन नेचर। तो आई होप आपको जो रिग्रेसिव और प्रोग्रेसिव, इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स इसका मीनिंग क्लियर हुआ होगा। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अर्जर्शन और रीजनिंग दे रखी है। क्वेश्चन में अर्जर्शन दे रखी है कि जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। और रीजनिंग दे रखी है जीएसटी इज ए प्रोग्रेसिव टैक्स इन नेचर, जीएसटी जो है एक आपका कौन सा प्रगतिशील टैक्स जो है प्रगतिशील टैक्स है। लेकिन प्रगतिशील टैक्स तो ये हमने पढ़ा नहीं, क्योंकि जीएसटी जो है एक कौन सा तरह का टैक्स है, जीएसटी है आपका रिग्रेसिव नेचर का टैक्स है। तो आपकी रीजनिंग तो गलत होगी। लेकिन ऊपर क्या बोल रहा है, जीएसटी इज ए इनडायरेक्ट टैक्स, बिल्कुल राइट, जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। तो अर्जर्शन सही है लेकिन जो रीजनिंग है वो गलत है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, तो राइट ऑप्शन इज सी, ठीक है। ए इज करेक्ट बट आर इज इनकरेक्ट, तो ये इसका राइट आंसर होगा।
अब हम समझते हैं टैक्सेबल इवेंट्स के बारे में कि टैक्सेबल इवेंट्स क्या होता है। तो देखिए जीएसटी में किस इवेंट पर टैक्स लगेगा, वो इवेंट क्या होगा, वो इवेंट होगा सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ। ठीक है, मीन वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर ही क्या लगेगा, जीएसटी लगेगा। मीन आप गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई कर रहे हैं तो उस पर क्या लगेगा, जीएसटी लगेगा। और इस लॉ में सप्लाई को जो है उसमें सप्लाई का भी जो है एक मीनिंग दिया गया है, जिसमें क्या क्या आएगा, सप्लाई में आएगा आपका सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ। इसमें क्या क्या आएगा, सेल, ट्रांसफर, वाटर सिस्टम, आपका एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज और डिस्पोजल। तो ये सारा किस में आएगा, सप्लाई में आएगा। तो टैक्सेबल इवेंट क्या होगा जीएसटी में, दैट इज सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो देखिए यहाँ पे अंडर एग्जिस्टिंग सिस्टम क्या होता था, ठीक है, और पोस्ट जीएसटी सिस्टम। तो पहले क्या होता था, आपकी एक्साइज ड्यूटी लगती थी। ठीक है, एक्साइज ड्यूटी किस पे, प्रोडक्शन पर, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर लगती थी। और सर्विस टैक्स आपका रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज पर लगता था। और नीचे बात की जाए वैट की, तो वैट आपका वैल्यू एडेड टैक्स, जो कि आपका स्टेट में जैसे कि वैल्यू एडेड टैक्स जो है सेल ऑफ गुड्स पर लगता था। लेकिन अब जो आपका एग्जिस्टिंग सिस्टम है, ठीक है, एग्जिस्टिंग सिस्टम है आपका पोस्ट जीएसटी, तो ये है आपका सप्लाई बेस्ड पे। मीन अब एक टैक्सेबल इवेंट है वो है सप्लाई। अब सप्लाई पर जो है टैक्स लगेगा, चाहे यह सप्लाई गुड्स की हो या सर्विसेज की हो। आई होप आपको ये टैक्सेबल इवेंट्स का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं, जीएसटी इज लेविड ऑन, जीएसटी किस पे लगाया जाता है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, वस्तुओं के उत्पादन पर, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन पर, सप्लाई ऑफ गुड्स, वस्तुओं की आपूर्ति पर, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर। तो जो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, वो होगा ऑप्शन डी, बिकॉज आपका टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी इज सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब देखते हैं आपका टैक्सेशन जो प्रिंसिपल होता है। ठीक है, तो देखिए टैक्सेशन का प्रिंसिपल दो तरीके से जो है इसको कैटेगराइज किया गया है। पहले क्या होता था, ओरिजिन प्रिंसिपल, ओरिजिन बेस पे जो था आपका जो सिद्धांत लागू होता था। और अब जो आपका सिद्धांत लागू होता है वो है आपका डेस्टिनेशन और कंजम्पशन बेस्ड प्रिंसिपल। मीन पहले क्या होता था, जहाँ पर जिस जगह पर वस्तु बनाएगी, जिस जगह पर जो है, जिस स्टेट पे जो है आपकी जो वस्तु है, उस सेवा है, उसका जो है ओरिजिन हुआ है, उत्पादन हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग हुई है, वहीं की जो गवर्नमेंट है वो उस टैक्स को जो थी कलेक्ट करती थी, उस टैक्स को जो थी वो इकट्ठा करती थी। ठीक है, उसी गवर्नमेंट को टैक्स मिलता था। लेकिन अब क्या है, जीएसटी में जो आपका टैक्स है वो कौन सी गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी, वो कलेक्ट करेगी जहाँ पे जो वस्तु कंज्यूम की जा रही है वहीं की गवर्नमेंट उस टैक्स को कलेक्ट करेगी। ठीक है, मीन द कंट्री स्टेट वेयर गुड्स आर कंज्यूम्ड डेस्टाइन्ड विल गेट द टैक्स इंस्टेड ऑफ ओरिजिन स्टेट और कंट्री। एग्जाम्पल जीएसटी और एक्साइज ड्यूटी। ठीक है, मीन अगर मान लीजिए आप जो है हिमाचल में बैठे हो और हिमाचल से आप ऑनलाइन फ़ोन ऑर्डर करते हो, कहाँ से, हरियाणा से। ठीक है, हरियाणा से ऑनलाइन फ़ोन ऑर्डर करते हो। ठीक है, आप हिमाचल में बैठकर उस वस्तु का क्या करोगे, उस सर्विसेज का या उस गुड्स का क्या करोगे, कंजम्पशन करोगे यहाँ बैठकर। ठीक है, तो एचपी में उस आपकी प्रोडक्ट की, उस वस्तु की कंजम्पशन हुई तो एचपी की गवर्नमेंट ही उस टैक्स को कलेक्ट करेगी, ना कि हरियाणा की गवर्नमेंट, क्योंकि उस वस्तु का ओरिजिन कहाँ पे हुआ है, हरियाणा में हुआ है। लेकिन जीएसटी आपका ओरिजिन बेस्ड प्रिंसिपल जो है को फॉलो नहीं करता है, ये डेस्टिनेशन और कंजम्पशन बेस्ड प्रिंसिपल को फॉलो करता है। तो एचपी की गवर्नमेंट ही इस टैक्स को कलेक्ट करेगी और इस टैक्स को कलेक्ट करने के बाद गवर्नमेंट के खाते में जमा करवाएगी। ठीक है, और वहीं जो है आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो फिर दूसरी स्टेट को वो टैक्स जो है वहाँ पे उसका जो भी कंट्रीब्यूशन बनता है, जो शेयर बनता है, उसको ट्रांसफर कर देगी। ठीक है, तो ये है आपका ओरिजिन बेस्ड में क्या था, ओरिजिन बेस्ड मीन द कंट्री स्टेट फ्रॉम वेयर गुड्स आर ओरिजिनेटेड, मीन जहाँ से गुड्स ओरिजिन हुई है, जहाँ पे गुड्स की प्रोडक्शन हुई है, तो वहीं की जो स्टेट है, ठीक है, वो उस टैक्स को क्या करेगी, कलेक्ट करेगी। ठीक है, इसका एग्जांपल है सेंट्रल सेल टैक्स, जो कि पहले होता था। तो आई होप आपको जो टैक्सेशन प्रिंसिपल है जीएसटी का, दैट इज डेस्टिनेशन बेस्ड और कंजम्पशन बेस्ड टैक्स, आपको समझ आया होगा। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, जीएसटी इज ए कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बेस्ड ऑन। तो आपका कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के बेस पे जीएसटी जो है किस पे बेस्ड है, तो ये आपका डेवलपमेंट, डिविडेंड, डेस्टिनेशन और ड्यूरेशन। तो किस पे बेस है, ये है हमारा डेस्टिनेशन
बेस्ड पे। ओके, डेस्टिनेशन और कंजम्पशन बेस्ड, दोनों में से कुछ भी आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, आपने डेस्टिनेशन और कंजम्पशन दोनों साथ में याद रखना है। तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपने याद रखने हैं कि फर्स्ट कंट्री टू इम्पोज जीएसटी वाज फ्रांस। ठीक है, फ्रांस थी। फ्रांस ने 1954 में पहली बार जीएसटी लगाया था। और जीएसटी एक कौन सा आपका किस बेस्ड पे है? डेस्टिनेशन और कंजम्पशन बेस्ड पे है। मीन गवर्नमेंट ऑफ दैट स्टेट विल कलेक्ट द रेवेन्यू इन विच गुड्स आर कंज्यूम्ड। मीन उसी जो है स्टेट की गवर्नमेंट जो है उस रेवेन्यू को कलेक्ट करेगी जहाँ पे जो आपकी गुड्स है, टैक्स रेवेन्यू को कलेक्ट करेगी जहाँ पे जो गुड्स है वो कंज्यूम हुई है। और जीएसटी जो है टेक्निकली किसके द्वारा पे की जाएगा? सप्लायर के द्वारा। और जो फाइनल बर्डन किस पे पड़ेगा? कंज्यूमर पर पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि जीएसटी एक किस तरह का टैक्स है? जीएसटी इज ए इनडायरेक्ट बेस्ड टैक्स। नेक्स्ट है मॉडल्स ऑफ जीएसटी। तो जीएसटी के यहाँ पे टोटल 4 मॉडल्स हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन मॉडल, कैनेडियन मॉडल, केलकर मॉडल और आपका भागची बॉर्डर मॉडल। तो इनमें से जो है किस मॉडल को जो है इंडिया ने अडॉप्ट किया? तो फ्रेंड्स कैनेडियन मॉडल को, जो आपका कैनेडियन मॉडल रहता है, इसको आप इंडिया ने अडॉप्ट किया। तो कनाडा बेस्ड जो है ये मॉडल रहता है। ओके, क्वेश्चन देख लेते हैं। इन इंडिया द जीएसटी इज ए ड्यूल मॉडल ऑफ। ड्यूल मॉडल का मीनिंग हम समझेंगे। ठीक है, ड्यूल मॉडल का मतलब होता है कि सेंटर और स्टेट दोनों गवर्नमेंट मिलके अब क्या करेगी? टैक्स को लगाएगी। तो जो आपका ड्यूल मॉडल किस पे बेस है जीएसटी? तो ये है आपका यूके, कनाडा, यूएसए और जापान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कनाडा बेस्ड ये आपका जीएसटी ड्यूल मॉडल रहता है। नेक्स्ट है जीएसटी इज वैल्यू एडेड टैक्स लेविड ऑन सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब वैल्यू एडेड टैक्स क्या होता है इसको हम समझ लेते हैं। देखिए क्या होता है, जब आपका मैन्युफैक्चरर जो आपका, ठीक है, मैन्युफैक्चर क्या करेगा? होलसेलर को जो है कुछ सप्लाई कर रहा है और होलसेलर आगे रिटेलर को सप्लाई कर रहा है और रिटेलर जो है फाइनल कंज्यूमर को जब सप्लाई या गुड्स जो है बेच रहा है, तो सारी वैल्यू पर जीएसटी नहीं लगेगा। सिर्फ जितना होलसेलर ने वैल्यू ऐड किया है, वैल्यू एडिशन किया है, उसी वैल्यू पर टैक्स लगेगा। ओके, दैट इज इट इज कॉल्ड वैल्यू एडेड टैक्स एट ईच स्टेज। तो वैल्यू एडेड टैक्स और आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट दो टर्म्स है, इनको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। ओके, थोड़ा सा देख लेते हैं। जो सप्लायर होता है उसको क्रेडिट ऑफ जीएसटी भी मिलता है। ठीक है, मीन जितना टैक्स वो पहले पे कर चुका है अपने इनपुट्स पे, ठीक है, सिर्फ वैल्यू एडिशन पर ही अब वो आगे टैक्स पे करेगा, फुल वैल्यू पर वो कोई टैक्स नहीं पे करेगा। जिसकी वजह से क्या होगा? जो कास्केडिंग इफेक्ट है, कास्केडिंग इफेक्ट मीन टैक्स के ऊपर जो टैक्स होता है वो खत्म हो जाएगा। पहले क्या होता था, एक आइटम को प्रोड्यूस करने के लिए एक्साइज ड्यूटी भी देना पड़ती थी, फिर उसको प्रोवाइड जो आपकी उसको प्रोड्यूस करने के लिए, गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए अगर आप किसी तरह की सर्विसेज लेते थे तो सर्विस टैक्स भी जो है पे करना पड़ता था। फिर ये सारी जो वैल्यू बनी, ठीक है, सभी टैक्सेस को मिला के उन पर जो था टोटल मिला के जो था क्या लगता था? सेल टैक्स लगता था। ठीक है, तो अब जो टैक्स जो है पहले आ चुका है, ठीक है, उस पर फुल क्रेडिट आपको मिल जाएगा, सप्लायर को फुल क्रेडिट उसका मिल जाएगा और उसको टैक्स पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो ये आपका किस तरह का है? कास्केडिंग इफेक्ट को जो है खत्म करता है। ओके, तो चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं। इस एग्जाम्पल में हम वैल्यू एडेड टैक्स और जो आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट इन दो टर्म्स के बारे में समझेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं 3 जन को लेती हूँ, ये मनीष, ठीक है, और यहाँ पे दीक्षा और यहाँ पे मैं ले लेती हूँ खुद को कंचन। ठीक है, थोड़ा सा हाथ से लिख रही हूँ तो अच्छे से नहीं लिख जाएगा। ठीक है, समझ जाना आप। मनीष, कंचन और दीक्षा। अब देखिए मनीष ने क्या किया? दीक्षा को मोबाइल फ़ोन बेचा। ठीक है, कितने हज़ार का? 9,000 का मोबाइल फ़ोन बेचा। किसको? दीक्षा को। और उस पर उसने क्या किया? जीएसटी लिया। कितना? 900 रुपये। ओके, और जीएसटी उसने 900 रुपये लिया और इस जीएसटी को उसने गवर्नमेंट के खाते में जमा करवा दिया। ओके, किसको फ़ोन बेचा? दीक्षा को। अब दीक्षा ने आगे क्या किया? मुझे, कंचन को ये फ़ोन कितने में बेचा? 10,000 में बेचा। और इस पे जो है दीक्षा ने मेरे से 1,000 रुपये का क्या लिया? जीएसटी ले लिया, जीएसटी वसूल लिया मेरे से। कितने का? 1,000 का। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या दीक्षा को जो 1,000 रुपये उसने जो मेरे से लिए, क्या ये वो सारे 1,000 रुपये के गवर्नमेंट के खाते में जमा करवाएगी? आप बताइए जरा। देखिए
उसको 1,000 रुपये सारे जो है गवर्नमेंट के खाते में जमा नहीं करवाने पड़ेंगे, क्योंकि 900 रुपये पहले ही गवर्नमेंट के खाते में जा चुके हैं। ठीक है, ओ तो अब क्या होगा, अब उसको सिर्फ कितने रुपए जमा करवाने पड़ेंगे, ओनली 100 रुपीज़। और जो उसकी 900 रुपये है, जो 900 रुपये है इसका उसे क्या मिल जाएगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, ये उसको वापस मिल जाएंगे। इससे क्या होगा, एक तो जो फाइनल कंज्यूमर है, ठीक है, जैसे कि मैं हूँ, ठीक है, मेरे पे टैक्स बर्डन ज़्यादा नहीं पड़ेगा। पहले क्या होता था, कास्केडिंग इफेक्ट होता था, टैक्स के ऊपर टैक्स लगते थे। इससे क्या होता था कि वैल्यू किसी गुड्स की बहुत ज़्यादा हो जाती थी, क्योंकि इतने टैक्स पहले से लगे होते थे, और फाइनल बर्डन तो हमें पे पड़ता था। ठीक है, तो गुड्स के प्राइस जो थे ज़्यादा हो जाते थे। ठीक है, तो अब जो है सप्लायर जो होगा, ठीक है, जो सप्लायर होगा उसको पूरा इनपुट टैक्स क्रेडिट फुल अमाउंट का मिल जाता है, जो उसने पहले अपने इनपुट्स पे जो टैक्स पे किया होता था। ठीक है, आई होप आपको जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसका जो मीनिंग है वो क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू एडिशन का मतलब क्या है, वैल्यू एडेड टैक्स कैसे, जैसे कि ये 9,000 है, 9,000 से आगे उसने मुझे कितने में बेचा, 10,000 में बेचा। ठीक है, 10,000 में बेचा तो मीन वैल्यू एडिशन कितनी हुई, सिर्फ 1,000 की हुई। एक मिनट यहाँ पे कलर चेंज करती हूँ। तो वैल्यू एडिशन कितनी हुई, सिर्फ 1,000 रुपये की हुई। तो इसी 1,000 रुपये पे क्या लगेगा, जीएसटी लगेगा। ठीक है, तो इससे कास्केडिंग जो इफेक्ट है वो खत्म होगा, मीन टैक्स पर टैक्स नहीं लगता है। तो आई होप मैंने यहाँ पे पूरी कोशिश करी है आपका वैल्यू एडेड टैक्स और आईटीसी का मीनिंग समझाने में। तो यहाँ पर आप इनपुट टैक्स का मीनिंग भी जो है यहाँ पे देख सकते हो। तो देखिए, एन इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ जीएसटी क्या है कि इज सीमलेस इनपुट टैक्स क्रेडिट और आईटीसी। इनपुट टैक्स क्रेडिट मीन्स एट द टाइम ऑफ पेइंग टैक्स ऑन आउटपुट यू कैन रिड्यूस द टैक्स यू हैव ऑलरेडी पेड ऑन इनपुट्स। मीन आपने अपने जो रॉ मटेरियल है, जो आपने जैसे कि आपने बकेट्स बनानी है प्लास्टिक की, जो आपने प्लास्टिक रॉ मटेरियल खरीदा, ठीक है, तो प्लास्टिक का रॉ मटेरियल खरीदने पे आपको जो टैक्स देना पड़ा, ठीक है, तो उसकी जो है आप बाद में क्या कर सकते हो, टैक्स क्रेडिट जो आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो आप क्लेम कर सकते हो। ठीक है, ले सकते हो। जैसे कि आप मान लीजिए एक मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, तो आपने इनपुट्स खरीदी, मीन आपने कुछ रॉ मटेरियल खरीदा, तो उस टाइम आपने कितना रुपया टैक्स दिया, 300 रुपये दे दिया। ठीक है, अब फाइनल टैक्स आपका कितना जब आपका जो पूरा मटेरियल था वो तैयार हो गया, फाइनल प्रोडक्ट तैयार हो गया बनके, तो आपने फिर क्या किया, आपका टोटल 420 टैक्स बनता था। लेकिन अब आप 420 क्यों दोगे, क्योंकि 300 रुपये तो आपने पहले से इनपुट टैक्स क्रेडिट दे दिया है, सॉरी इनपुट टैक्स दे दिया है। ठीक है, इनपुट जो आपका जीएसटी है वो दे दिया है। अब आप क्या करोगे, ओनली कितना रुपये पे करोगे गवर्नमेंट को, सिर्फ 120 रुपीज़ जो है पे करोगे एज ए टैक्स। ओके, और जो आपका 300 रुपीज़ जो आपने पहले इनपुट पे जो आपने दे चुके हैं उसको उस पर आपका क्या मिल जाएगा, टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। दैट इज कॉल्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट। 120 रुपये आपका, सॉरी 300 रुपये का। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इज आर करेक्ट अबाउट, ठीक है, करेक्ट अबाउट जीएसटी। फर्स्ट, इट इज ए डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, इट इज ए वैल्यू एडेड टैक्स, कास्केडिंग ऑफ टैक्सेस इज एन इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ जीएसटी। तो बताइए इनमें से कौन सा सही है। तो देखिए, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है ये, जी हाँ, डेस्टिनेशन और कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, इट इज राइट। वैल्यू एडेड टैक्स, जी हाँ, ये वैल्यू एडेड टैक्स है। ठीक है, लेकिन कास्केडिंग ऑफ टैक्सेस इसका इंपॉर्टेंट फीचर्स नहीं है, क्योंकि कास्केडिंग इफेक्ट तो जीएसटी में खत्म कर दिया है। ठीक है, जीएसटी ने इसको खत्म कर दिया, ये पहले होता था, टैक्स के ऊपर टैक्स लगता था। तो इसका 3 इसका राइट आंसर नहीं है, तो 2 ही इसके राइट आंसर है, दैट इज 1 और 2। तो इसका ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, इंडिया हैज अडॉप्टेड ए ड्यूल जीएसटी मॉडल। ड्यूल जीएसटी मॉडल मीन अब दोनों गवर्नमेंट मिलकर, सेंटर और स्टेट दोनों गवर्नमेंट मिलकर जो है टैक्स लगाएगी, लेबी जीएसटी ऑन टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ विच टेक्स प्लेस विद इन स्टेट और यूटी। ओके, और मतलब फेडरल सिस्टम मीन दोनों मिलकर जो है काम करेगी। ठीक है, तो सेंट्रल स्टेट दोनों गवर्नमेंट के जो है पावर है जीएसटी को लगाने की। क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट ड्यूल जीएसटी मॉडल बीइंग फॉलोड इन इंडिया। तो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 पढ़िए। स्टेटमेंट 1 बोलता है, इंडिया हैज अडॉप्टेड ए ड्यूल जीएसटी मॉडल इन व्यू ऑफ द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। जी हाँ, इंडिया ने अडॉप्ट किया है ड्यूल जीएसटी मॉडल को। ठीक है, दोनों गवर्नमेंट मिलके टैक्स लगाएगी, जीएसटी लगाएगी। और स्टेटमेंट 2 बोलती है, सेंट्रल एंड स्टेट साइमल्टेनियसली लेबी जीएसटी ऑन टैक्सेबल सप्लाई ऑफ
गुड्स एंड सर्विसेज दोनों साथ में मिलकर जो है टैक्स लेवी करेगी, ये भी सही बात है। ठीक है, मीन स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों ही करेक्ट है, तो ए इज राइट आंसर। स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। अब देखते हैं जीएसटी किस पे एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए जीएसटी इज लेविड ऑन ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। वैसे तो जीएसटी सभी गुड्स एंड सर्विसेज पे लागू होता है, लेकिन कुछ जो आपकी गुड्स और सर्विसेज ऐसी है जिन पर जो है जीएसटी लागू नहीं होता है। तो वो कौन सी है आपकी? वो है एक्सेप्ट अल्कोहल, आपका अल्कोहलिक जो आपका लिक्वर है। ठीक है, अल्कोहलिक लिक्वर्स फॉर ह्यूमन कंजम्पशंस। ठीक है, और पेट्रोलियम क्रूड, डीजल, पेट्रोल, एटीएफ मीन एविएशन टर्बाइन फ्यूल एंड नेचुरल गैस, मनी, सिक्योरिटी, इलेक्ट्रिसिटी। तो इन सबको दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि एज इट इज़ जो है ये जो आपके जीएसटी के दायरे में नहीं आते हैं, ये पूछे जाते हैं, तो इन पे जीएसटी लेवी नहीं होता है। फिर भी हाउएवर सर्टेन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि कुकिंग गैस, केरोसिन, नाफ्टा आर पार्ट ऑफ जीएसटी। तो इन पे जो है कुकिंग गैस हो गए, केरोसिन हो गए, इन पे जो है जीएसटी लगता है। और जीएसटी इज आल्सो नॉट लेविड। जीएसटी जो है सेल और परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी पर जीएसटी नहीं लगता है, लेकिन अंडर कंस्ट्रक्शन जो प्रॉपर्टी है उन पे जीएसटी लगता है। नोट है यहाँ पे कि टोबैको और जो टोबैको प्रोडक्ट्स हैं उन पे भी लाइबल टू जीएसटी एज वेल एज सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। इनको भी जो है जीएसटी के दायरे में लाया जा सकता है और उन पे जो है एक्साइज ड्यूटी लगती है। ठीक है, तो ये था आपका जीएसटी जो है किस पे एप्लीकेबल नहीं होता है। तो क्वेश्चन देखिए, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स जीएसटी इज नॉट लेविड प्रेजेंटली। तो जीएसटी जो है किस पे लेवी नहीं किया होता है? पेट्रोलियम, अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशंस, केरोसिन। तो देखिए जैसे कि हमने पढ़ा कि जो आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं और अल्कोहलिक है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, इन दोनों पर ही जीएसटी लागू नहीं होता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर, और केरोसिन पे जीएसटी एप्लीकेबल होता है। तो चलिए एक नज़र मार लेते हैं जीएसटी के रेट्स पे। तो जीएसटी की जो है 5 स्लैब्स रेट दे रखी है वैसे। ठीक है, फर्स्ट है 0%, सेकेंड 5%, देन 12%, देन 18% और आपके लास्ट 28%। ठीक है, तो ये स्लैब रेट्स है जीएसटी की। हर स्लैब रेट में जो है कौन कौन से आइटम्स आते हैं इसको जो है देखना आपका काम है। ठीक है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि 0% की कैटेगरी में जो है कौन सी गुड्स आती है, कौन सी सर्विसेज आती है, 5%, 12% और 18 और 28% में कौन सी गुड्स आती है जिन पे टैक्स रेट लगता है। ठीक है, तो टोटल कितनी जो है स्लैब्स है? 5 स्लैब्स है। ठीक है, कई बार ऑप्शन में जो है आप गूगल करके देखोगे तो कई बार 4 स्लैब्स भी जो है दिया होता है, लेकिन एक्चुअल में 5 स्लैब्स है। ठीक है, नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अंडर जीएसटी। तो गुड्स एंड सर्विसेज को अलग से जो है कैटेगराइज किया गया है जीएसटी के अंडर। ठीक है, एग्जाम में जो था ये पूछा गया था पीजीटी कॉमर्स के। ठीक है, एचपीपीएससी शिमला। तो यहाँ पे जो गुड्स है उनका याद रखना है, उनको HSN ये कोड है, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर्स। ठीक है, ये गुड्स के लिए यूज होता है। इसके अंडर जो है गुड्स को कैटेगराइज किया जाता है और सर्विस को कैटेगराइज किया जाता है सैक में, मीन सर्विस अकाउंटिंग कोड। तो ये आपने याद रखना है। तो चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। विच कोड इज यूज्ड टू क्लासीफाई गुड्स एंड सर्विसेज अंडर जीएसटी। तो कौन सा कोड यूज होता है? तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो फ्रेंड्स जो हमने अभी देखा, आपका सर्विसेज के लिए सैक और जो आपका गुड्स के लिए हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ न्यूमेरिकल कोड। ठीक है, तो ये आपका जो आंसर होगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब हम देखते हैं इंट्रा स्टेट सप्लाईज और इंटर स्टेट सप्लाईज क्या होती है। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ठीक है, इंट्रा स्टेट मीन विद इन स्टेट। ठीक है, स्टेट के अंदर ही जब जो है गुड्स की सप्लाई होती है। ठीक है, तो जैसे कि हिमाचल के अंदर जो है क्या वही गुड्स सप्लाई हो रही है, तो दैट इज इंट्रा स्टेट सप्लाई। ठीक है, हिमाचल से हिमाचल में जो है गुड्स की सप्लाई हो रही है, तो इंट्रा स्टेट सप्लाई जो है इसे कहा जाता है। और यहाँ पे 2 तरह के टैक्स लगते हैं, आपने याद रखने हैं। 2 तरह के टैक्स लगेंगे जब इंट्रा स्टेट सप्लाई होगी, दैट इज सेंट्रल जीएसटी प्लस स्टेट जीएसटी। ठीक है, जब इंट्रा स्टेट सप्लाई होगी। सो देखिए यहाँ पे आपका जो सेंट्रल स्टेट जीएसटी क्या होता है? सेंट्रल जीएसटी मीन सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इसको कहा जाता है। और इसको लेबी कौन लगाता है, कौन कलेक्ट करता है? आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट जो होगी वो कलेक्ट करेगी। ठीक है, और दूसरा है
SGST मीन स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो इसको कौन लगाएगा? लेबी इसको लगाएगा और कलेक्ट करेगी आपकी स्टेट गवर्नमेंट या यूटी की गवर्नमेंट विद स्टेट लेजिस्लेटर। और तीसरा है आपका UTGST। UTGST मीन यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसको भी लेबी और कलेक्ट कौन करेगा, कौन लगाएगा, कौन इकट्ठा करेगा? यूनियन टेरिटरी जो है इसको इकट्ठा करेगी विदाउट स्टेट लेजिस्लेटर। ठीक है, तो आपने यूटी का यहाँ पे थोड़ा सा मीनिंग यहाँ पे समझाना चाहती हूँ मैं। अगर यूटी में स्टेट लेजिस्लेशन है, ठीक है, जैसे कि दिल्ली और पुदुचेरी की अपनी स्टेट लेजिस्लेशन है, तो उस केस में क्या लगेगा? स्टेट जीएसटी लगेगा। अगर यूटी की अपनी स्टेट लेजिस्लेशन है, अगर यूटी में स्टेट लेजिस्लेशन नहीं है तो उस केस में लगेगा यूटी जीएसटी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जैसे कि दिल्ली और पुडुचेरी को छोड़ के बाकी जो आपकी यूटी पड़ती है, अंडमान निकोबार, दमन-दीप बाकी, ठीक है, तो अगर वहाँ पे जो है अपनी स्टेट लेजिस्लेशन नहीं है तो वहाँ पे कौन सा टैक्स लगेगा? यूटी जीएसटी। और जहाँ पे स्टेट लेजिस्लेशन है वहाँ पे लगेगा सेंट्रल जीएसटी टैक्स। ये यूटी के केस में है। ठीक है, तो आई होप आपको इंटर स्टेट सप्लाई समझ आई होगी। विद इन स्टेट जब जो है गुड्स की सप्लाई होती है, ठीक है, तो वहां पे दो तरह के टैक्स लगेंगे, सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी। नेक्स्ट है इंटर स्टेट सप्लाईज मीन बिटवीन स्टेट्स मीन दो स्टेट्स के बीच में जब सप्लाई होगी, जैसे कि मान लीजिए हिमाचल और हरियाणा के बीच में सप्लाई हो रही है, तो ये कौन सी जो है सप्लाई होगी? इंटर स्टेट सप्लाई होगी। और इंटर स्टेट सप्लाई के केस में एक जीएसटी आपका टैक्स क्या लगता है? IGST। ठीक है, यही आपका टैक्स लगेगा। तो IGST की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, दैट इज इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और IGST में क्या क्या आएगा? इसमें आपके सेंट्रल स्टेट जीएसटी, UTGST और आपका स्टेट जीएसटी। ठीक है, ये तीनों ही आपके IGST में आते हैं। ठीक है, इन तीनों का टोटल क्या है? IGST। और इसको कौन लेवी करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसको लेवी करेगी ऑल इंटर स्टेट सप्लाई पे। तो आई होप आपको इंटर स्टेट सप्लाई और इंट्रा स्टेट सप्लाई का मीनिंग समझ आ गया होगा। हिमाचल टू हिमाचल इंट्रा स्टेट, जो आपका हरियाणा टू हरियाणा इंट्रा स्टेट, लेकिन हिमाचल से हरियाणा के बीच में जब सप्लाई होती है दैट इज इंटर स्टेट सप्लाई। क्वेश्चन देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग जीएसटी एंड आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट वन। ठीक है, इनकरेक्ट आपने जो गलत है वो चूज करना है। फर्स्ट है आपका सेंट्रल जीएसटी। ठीक है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज लेविड एंड कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, बिल्कुल सही है। सेकंड है इंटीग्रेटेड जीएसटी इज लेविड बाय सेंट्रल ऑन ऑल इंटरस्टेट सप्लाई, ये भी आपका सही है। ठीक है, IGST आपका सेंट्रल गवर्नमेंट ही लेवी करती है। और थर्ड बोल रहा है कि जो आपका UTGST है लेविड एंड कलेक्टेड बाय द यूटी विद और विदाउट स्टेट लेजिस्लेटर, बिल्कुल नहीं। विद और विदाउट का हमने मीनिंग क्लियर किया है। मीन अगर स्टेट लेजिस्लेशन नहीं है, ठीक है, यूटी में, तो वहां पे कौन सा होगा? UTGST लागू होगा। और अगर स्टेट लेजिस्लेशन है अब यूटी का अपना, तो वहां पे स्टेट GST लागू होता है। लेकिन यहाँ पे ये बोल रहा है कि UTGST लेविड एंड कलेक्टेड बाई ऑल यूटी विद और विदाउट स्टेट लेजिस्लेशन, जो कि गलत है। तो ऑप्शन इसका जो सही होगा इनकरेक्ट, दैट इज सी यहाँ पे इनकरेक्ट है, तो सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो एक नज़र आप देख सकते हो जो आपके जीएसटी में जो सारे टैक्सेस को मर्ज किया गया है, सेंट्रल लेवल पे, स्टेट टैक्सेस लेवल पे, ये शुरू में भी आपको मैंने बताए थे। ठीक है, तो ये सारे टैक्सेस सेंट्रल लेवल के हैं और ये आपके स्टेट लेवल के टैक्सेस हैं। लेकिन यहाँ पे देखना है जो आपकी काउंटरवेलिंग ड्यूटी है और स्पेशल जो आपकी काउंटरवेलिंग ड्यूटी है, ये तो जीएसटी के दायरे में आती है, लेकिन बेसिक कस्टम ड्यूटी को जो है आपके जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है, उस पर जीएसटी नहीं लगता है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द टैक्सेस सबसम्ड अंडर जीएसटी। तो जीएसटी के दायरे में किस टैक्स को जो है नहीं लाया गया? तो इसका सर्विस टैक्स, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, बेसिक कस्टम ड्यूटी, काउंटरवेलिंग ड्यूटी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, बेसिक कस्टम ड्यूटी को जीएसटी के दायरे में नहीं लाया गया है, वो इसको बाहर रखा गया है। तो इसका सी इज राइट आंसर। अब देख लेते हैं जीएसटी काउंसिलिंग के बारे में। तो जो जीएसटी काउंसिल है, आर्टिकल 279A प्रेसिडेंट को एम्पावर करता है एक जीएसटी काउंसिल को कॉन्स्टिट्यूट करने का। ठीक है, तो इसमें जो मेंबर्स होंगे, एक तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो है इसके क्या होंगे?
आपके चेयरमैन होंगे। अभी कमेंट करके बताइए कि करंटली जो आपके फाइनेंस मिनिस्टर है उनका नाम क्या है। और जो मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस टैक्सेशन ऑफ स्टेट्स और एनी अदर नॉमिनेटेड मिनिस्टर आर इट्स मेंबर। और जो आपके यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ रेवेन्यू और फाइनेंस जो है वो भी इनके मेंबर्स होंगे। और जो सेक्रेटरी रेवेन्यू होगा एज द एक्स ऑफिसो सेक्रेटरी टू जीएसटी काउंसिल होगा। ठीक है, क्योंकि आपका ये ड्यूल जीएसटी मॉडल है तो इसमें सेंट्रल और स्टेट दोनों के रिप्रेजेंटेटिव इंक्लूड होते हैं। ठीक है, और जो चेयरमैन होगा वो आपका यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होगा। ठीक है, और डिफरेंट स्टेट्स के फाइनेंस मिनिस्टर इसमें होंगे। ठीक है, तो आपकी जो जीएसटी काउंसिल रहती है, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन देती है। ठीक है, टू दी यूनियन और जीएसटी को। ठीक है, किसके रिगार्डिंग, जैसे कि आइटम्स जो भी होगी उस पर जो है कैसे टैक्स रेट लगेंगे। ठीक है, जो भी टैक्स रेट कम करना है, ज़्यादा करना है, या उन टैक्स रेट्स को जो है एडजस्ट करना है, ये कोई नई एग्जेम्पशंस लेके आनी है, या थ्रेशोल्ड लिमिट जो है सेट करनी है कि जो है इस थ्रेशोल्ड लिमिट तक ही जो है रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है। और कोई भी जो है झगड़े होंगे उनका निपटारा जो होगा वो किसके अंडर जो होता है, वो सारे जो है आपके जीएसटी काउंसिल ही कंडक्ट करती है। क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग इज चेयरमैन ऑफ जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल का चेयरमैन कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, रेवेन्यू सेक्रेटरी, चेयरमैन सीबीआईसी। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन बी, यूनियन, आपका यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। एक क्वेश्चन है आपका स्पेशल ऑडिट अंडर जीएसटी से रिलेटेड। तो ए स्पेशल ऑडिट अंडर जीएसटी इज कंडक्टेड बाय, तो कौन कंडक्ट करेगा? अब ऑडिटिंग की बात चली है और वो भी स्पेशल ऑडिट है, तो ये आपके जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है और कॉस्ट अकाउंटेंट है उनके द्वारा किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। सीए और आपका कॉस्ट अकाउंटेंट आपके जो है जीएसटी के अंडर क्या करेंगे? स्पेशल ऑडिट करेंगे। अब देख लेते हैं जीएसटी के नेटवर्क के बारे में। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क, इसकी फुल फॉर्म भी कई बार पूछ ली जाती है, जीएसटीएन। ठीक है, तो देखिए सारे काम जीएसटी के ऑनलाइन ही होते हैं। ठीक है, चाहे वो आपका रजिस्ट्रेशन हो, पेमेंट हो, रिटर्न्स हो, तो सारे ये ऑनलाइन होते हैं। तो इस नेटवर्क को हैंडल करने के लिए कुछ गवर्नमेंट का हिस्सा है और कुछ प्राइवेट लोगों का हिस्सा है। ठीक है, लेकिन अब जो गवर्नमेंट है, ठीक है, अब गवर्नमेंट ने, अब जीएसटी जो काउंसिल है उसने डिसाइड किया है कि अब इसे फुल्ली गवर्नमेंट एंटिटी बना दिया जाएगा, क्योंकि इसमें लोगों का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाटा होता है। ठीक है, तो पूरा कंट्रोल अब सरकार अपने अंडर इसको रखना चाहती है, जीएसटीएन नेटवर्क का। ओके, देखिए कुछ टर्म्स है इंपॉर्टेंट। ठीक है, ई वे बिल, आपका रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म हो गया, ट्रीटमेंट ऑफ एक्सपोर्ट हो गया, और आपके ट्रीटमेंट ऑफ इंपोर्ट हो गया। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझनी है आपने ये। तो देखिए सबसे पहला है ई वे बिल। तो ई वे बिल जो है एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक बिल होता है। ठीक है, जब गुड्स और सर्विसेज को, या फिर सॉरी गुड्स को जो है जब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जो है ट्रांसफर किया जाता है, लेकर जाया जाता है, तो एक बिल जो है बनाना पड़ता है। ठीक है, अगर उस गुड्स की जो वैल्यू है वो 50,000 से ज़्यादा होगी तो जीएसटी के अंदर वैसे तो जो रजिस्टर्ड पर्सन है, ठीक है, रजिस्टर्ड सप्लायर है, वही जो है इस बिल को जनरेट करता है। लेकिन कुछ केसेस में जो आपका रिसिपेंट होगा, ठीक है, वो ट्रांसपोर्टर होगा, वो उसको जो है वो ट्रांसपोर्ट जो आपका बिल है, ई वे बिल है, उसको जनरेट करना पड़ता है। वैसे तो इसको रजिस्ट्रेटेड आपका जो सप्लायर होगा रजिस्टर्ड, वही इसको जनरेट करेगा, दैट इज ई वे बिल। सेकंड है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म मीन, वैसे तो आपको पता है जो टैक्स है, ठीक है, जो आपका टैक्स होगा वो सप्लायर जो सेलर होता है वो पे करता है, किसको? गवर्नमेंट के खाते में जमा करता है, क्योंकि वही कलेक्ट करता है हमारे से। लेकिन रिवर्स मैकेनिज्म में क्या होगा कि कुछ ऐसे केस जो हैं जीएसटी के दायरे में दिए गए हैं जिसमें जो आपका रिसिपेंट होगा, ठीक है, मीन कंज्यूमर होगा गुड्स का, ठीक है, या सर्विसेज का, उसको जो है वो क्या करना पड़ता है, टैक्स को जो है पे करना पड़ता है, किसको? गवर्नमेंट के पास। ओके, तो रिवर्स मैकेनिज्म में जो रिसिपेंट होगा वो उसकी ड्यूटी बनती है कि वो टैक्स को पे करे गवर्नमेंट के खाते में। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट ऑफ एक्सपोर्ट, आपका ट्रीटमेंट ऑफ एक्सपोर्ट। तो देखिए हर गवर्नमेंट चाहती है कि उसके एक्सपोर्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, ताकि फॉरेक्स जो है आपकी फॉरेन एक्सचेंज है वो इंडिया में आए। ठीक है, तो
इसके लिए एक्सपोर्ट को वो एनकरेज करना चाहती है, इसीलिए उन्होंने एक्सपोर्ट को जीरो रेटेड सप्लाई में रखा गया है। मीन एक्सपोर्ट पर जो है कोई टैक्स नहीं लगता है। अगर जो आपका एक्सपोर्टर है वो इनपुट पर कोई टैक्स पे भी कर देता है, इनपुट मीन उसने गुड्स बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल खरीदा, ठीक है, ताकि उस गुड्स को बना के वो बाहर एक्सपोर्ट कर सके, तो उन इनपुट्स पे जो टैक्स पे करेगा उसको बाद में क्या मिल जाएगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा, वो पैसा उसको बाद में रिफंड हो जाएगा। वो कंसेप्ट हम पढ़ चुके हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में। तो जो आपका ट्रीटमेंट ऑफ एक्सपोर्ट है वो जीरो रेटेड सप्लाईज में आता है, नो जीएसटी, ठीक है, नो टैक्स रेट। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट ऑफ इंपोर्ट्स। तो आपको पता है गवर्नमेंट एक्सपोर्ट तो बढ़ाना चाहती है लेकिन इंपोर्ट को घटाना चाहती है, ठीक है। तो इंपोर्ट को एनकरेज जो है नहीं किया जाता है, डिस्करेज किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। अगर आपकी बाहर से गुड्स जो है इंपोर्ट करी जाती है तो उसको कौन सी सप्लाई माना जाएगा, उसको माना जाएगा इंटर स्टेट सप्लाई, ठीक है। कौन सी, इंटर स्टेट सप्लाई। और आपको पता है आपकी इंटर स्टेट सप्लाई में आपकी कौन सी टैक्सेस लगता है, इंटर स्टेट सप्लाई में आपका आईजीएसटी लगता है, इंटीग्रेटेड जीएसटी। तो आपने हमेशा याद रखना है कि जो हमारे इंपोर्ट है उन पे कौन सा टैक्स लगेगा, उस पे लगेगा आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इस आपके इंपोर्ट पर कोई भी एग्जम्पशन नहीं है। तो चलिए इसी से रिलेटेड जो आपका पेयर मैच का क्वेश्चन है वो करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग लिस्ट एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट कोड। तो लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दे रखी है। लिस्ट 1 में आपके रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, सेकंड एक्सपोर्ट इन जीएसटी, इंपोर्ट इन जीएसटी और ई वे बिल दे रखा है। इसको आपने मैच करना है लिस्ट 2 से। देखिए सबसे पहले तो आपका जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है ये आपका मैच होगा सेकंड से लायबिलिटी ऑफ रेसिपेंट, ठीक है, यही आप हमने पढ़ा है, ठीक है। और जो आपका सेकंड है एक्सपोर्ट इन जीएसटी, तो एक्सपोर्ट इन जीएसटी आपका क्या है, जीरो रेटेड है, नो टैक्सेस, ठीक है। और जो आपका इंपोर्ट इन जीएसटी है तो इंपोर्ट इन जीएसटी पे आपका क्या लगता है, जीएसटी लेवी होता है, ठीक है, जीएसटी लगता है। और बचा आपका ई वे बिल। तो ई वे बिल क्या है, आपकी लाइबिलिटी ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसको जनरेट करना पड़ता है ई वे बिल। तो इसका ऑप्शन जो होगा राइट, दैट इज ए इज राइट आंसर। देखिए लास्ट में अब आपके कंपोजिशन स्कीम है वो देख लेते हैं। एप्लीकेबल जीएसटी रेट इन पे किस तरह से होते हैं। तो देखिए टाइप्स ऑफ बिजनेस ये आपके दे रखे हैं, सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी और टोटल कितना टैक्स लगेगा। तो देखिए सबसे पहला बिजनेस है मैन्युफैक्चरर एंड ट्रेडर्स के लिए, किसका, गुड्स के जो मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर होते हैं इनको सेंट्रल जीएसटी कितना लगेगा, 0.5%, और स्टेट जीएसटी भी 0.5%, टोटल कितना हो गया, 1%। नेक्स्ट है बिजनेस रेस्टोरेंट का, लेकिन वो अल्कोहल सर्व नहीं करते होंगे, ठीक है। तो रेस्टोरेंट वालों के लिए सेंट्रल जीएसटी लगेगा 2.5%, स्टेट जीएसटी 2.5% और टोटल 5% टैक्स जो है लगेगा जीएसटी का। नेक्स्ट है थर्ड बिजनेस में आपके बाकी मैन्युफैक्चरर और रेस्टोरेंट सर्विसेज से के बाद जो भी बाकी बचते हैं दैट इज अदर सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। तो सर्विस प्रोवाइडर वालों के लिए सेंट्रल जीएसटी कितना लगेगा, 3%, स्टेट जीएसटी भी 3%, टोटल कितना लगेगा, 6% जीएसटी इन पे लगेगा। तो फ्रेंड्स ये था जीएसटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट जितने भी थे, मैंने पूरी कोशिश करी है यहाँ पे ऐड करने की। और प्रीवियस ईयर के जो पीजीटी कॉमर्स में जो क्वेश्चन अपीयर हुए हैं जीएसटी से रिलेटेड वो भी मैंने इसमें सारे इंक्लूड किए थे। तो आपको कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।